नमस्कार दोस्तों, आप सभी के बीच में आज एक लंबे अरसे के बाद हाजिर हुए हैं। और पहले तो आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आप बार बार कह रहे हैं कि स्टडी जी का वीडियो लाओ, पेपर नज़दीक है, संस्कृत शिक्षा का सेकेंड ग्रेड का, एसएसटी का स्पेशली, तो नहीं लेके आ पाए क्योंकि स्कूल वगैरह में बिजी रहते हैं। तो आज फिर से हम मिल रहे हैं। इनसे आप तो परिचित ही हो, श्रवण डूडी है, सीनियर टीचर है एसएसटी से, और हमने साथ में पढ़ाई की थी। और इनका स्ट्रेटजी का वीडियो, लाइफ जर्नी का वीडियो एक डाला भी है और आपने खूब सारा प्यार दिया है, लगभग अभी 45,000 के पार पहुंच गया है। तो उनसे भी आपको सीखने को मिला होगा। और आज स्पेशली ये वीडियो हम लेके आ रहे हैं, क्यों श्रवण जी? यस सर। किन के लिए लेके आ रहे हैं बता दो। नमस्कार सभी साथियों को। तो सर ने बताया कि आज का जो ये वीडियो है विशेष तौर पर हम संस्कृत शिक्षा विभाग का भी एग्ज़ाम है दिसंबर में सेकंड ग्रेड का, उसको लेकर ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से हम जो आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसके सिलेबस के अनुसार बात करेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, टू द पॉइंट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही बातें करेंगे, ज़्यादा उधर उधर की बातें नहीं करेंगे। क्योंकि किताबें वो तो आपको वैसे बता दिए पहले कि कौन सी किताबें पढ़नी है। इसके लिए आज सिलेबस के अनुसार जैसे कोई भी टॉपिक लिया, उस टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ना है, कौन कौन से। टाइम भी कम है थोड़ा। हाँ, अभी क्योंकि ये दो प्रकार के स्टूडेंट के लिए होगा विशेष तौर पर, जिन्होंने अपनी अच्छी तैयारी कर ली है उनको भी ये वीडियो देखकर फ़ायदा मिलेगा, और जिन्होंने अभी थोड़ी तैयारी कम है वो भी मतलब थोड़े कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट ला सकते हैं। ये वीडियो आप देखोगे तो उस आधार पर ज़्यादा वीडियो, और इसके लिए थोड़ी स्ट्रेटेजी भी बनाई है, सिलेबस भी देखा था अभी हम दोनों ने 2-3 घंटों में। वापस थोड़ी पहले मेहनत की है, सिलेबस को वापस देखा है और याद किया है कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी उस समय और किन किन टॉपिक को थोड़ा कम पढ़ा था, कई टॉपिक छोड़े भी थे हमने, है ना। वो अपने स्तर पे छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम यही कहेंगे वही छोड़ो, आप वैसा नहीं करना है। सही है, जिन्होंने मतलब पूरा पढ़ लिया अच्छे ढंग से, सारी चीज़ें पढ़ रखी है तो कोई बात नहीं है। बाकी कई ऐसी चीज़ें भी होती है जो अपने को छोड़नी पड़ती है ना। कम टाइम होता है और ऐसा नहीं है कि हर आदमी सभी सब्जेक्ट में परिपूर्ण हो, ऐसा नहीं होता है। तो उस हिसाब से ये वीडियो होगा। तो हमने ये पहला फर्स्ट पेपर के बारे में चर्चा करेंगे हम, और उसके बाद सेकेंड पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट पेपर में भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं सर। हाँ सही है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में एक तो अपना पूरा राजस्थान पूरा ही आता है, जिसमें हिस्ट्री है, कल्चर है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, उसके अलावा राजस्थान का करंट है। फिर इंडिया और वर्ल्ड का पोर्शन आता है जिसमें इंडिया की जियोग्राफी है, पॉलिटी है, फिर वर्ल्ड की जियोग्राफी है, उसके अलावा साइको है। ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक्स के भी 2-4 टॉपिक और है। तो इन सभी को मिलाकर 100 क्वेश्चन आते हैं। और इसकी भूमिका भी बहुत है। कुछ तो ऐसे इतने अनजान है कि फर्स्ट पेपर के नंबर जुड़ते हैं क्या? ये तो चीज़ें आप टीचर की तैयारी कर रहे हो तो पहले नॉलेज होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि मेरिट दोनों पेपरों को मिलाकर बनती है। यदि फर्स्ट पेपर में आपका अच्छा स्कोर है, सेकंड पेपर में थोड़े कम रहते हैं, तो भी आप अच्छे अंकों से सिलेक्शन ले सकते हैं। दोनों पेपरों को महत्व देना होगा। अभी तो 40% वाला और कर दिया है। हाँ बिल्कुल, दोनों पेपर पास होने भी ज़रूरी है। कई ऐसे भी लोग थे जो मतलब साइंस बैकग्राउंड या मैथ बैकग्राउंड से, वो इस पेपर में मतलब फर्स्ट पेपर में 40% अंक नहीं आते तो फेल भी हो जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सारी चीज़ें बताएंगे आपको, वो दिक्कत नहीं होगी अब आपको आगे। यानी कि साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि क्या पढ़ना है। अब कम टाइम है तो ऐसा नहीं कि बहुत सारी किताबें बता दी। हाँ, ऐसे आपके पास मतलब मैटर तो तैयार हो गई, भाई तैयारी करें सीरियसली। तो क्योंकि इसमें हम क्या करें, कुछ टॉपिक हम छोड़ने को भी कहेंगे। आप लोगों ने पढ़ रखे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमने कई टॉपिक ऐसे थे छोड़े भी थे, तो उनकी बात करेंगे। यदि पढ़ रखे हैं तो कोई बात नहीं, और बाकी सारी चीज़ें वो पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। मुख्य रूप से कि कैसे पढ़ना है और कितना टाइम देना है, क्या दिनचर्या रहती है। तो पहले हम फर्स्ट पेपर के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेपर में कौन सा करें सब्जेक्ट? सबसे पहले अब हम राजस्थान जियोग्राफी ले रहे हैं। तो जियोग्राफी से इस पेपर में लगभग 10 से प्लस क्वेश्चन आते हैं, 10 से 11 12 तक क्वेश्चन आते हैं। और आरपीएससी हर टॉपिक से प्रश्न पूछती है। ये तो सिद्धांत आरपीएससी का जो जितने सिलेबस में जितने पॉइंट लिख रखे हम सारों से प्रश्न पूछेगी। और इसमें आप लोग ये कर सकते हो, यानी कई टॉपिक तो बड़े होते हैं, जैसे एक टॉपिक उससे एक ही प्रश्न आएगा, उसके जितने आप नोट्स बनाओगे उसमें 4 टॉपिक और हो सकते हैं छोटे छोटे, उन 4 टॉपिक से 4 प्रश्न आएंगे, उससे एक बड़े टॉपिक से एक प्रश्न आएगा। तो फ़ायदा यहाँ 4 टॉपिक में ज़्यादा है। छोटे छोटे को देखना होता है कि सिलेबस आराम से पढ़ो, किसने नहीं पढ़ा है तब थोड़ा समझा देंगे। हाँ। बाकी इसमें यही होता है कि ज्योग्राफी है, जैसे ये पहला लिखा हुआ हमने टॉपिक लिखा है जलवायु, भौतिक विशेषताएं, बहुत बड़ा टॉपिक। तो भौतिक विशेषताएं आप देख लेना, मतलब नोट्स बना रखे हो, कितना बड़ा टॉपिक है।
यानी कि पूरे में से 20% भौतिक विशेषता है। हाँ, आप देखो एक साइड आप भौतिक विशेषता वाला रखो, दूसरी साइड आप जैसे ये वनस्पति है, पशुधन है, डेयरी है, जनसंख्या है, पर्यटन है, ये सारे 5-6 टॉपिक के नोट्स बनाओगे तो भी जो भौतिक विशेषताएं वाले उसके ज़्यादा नोट्स होंगे। और यहाँ देखो इन 5-6 टॉपिक से 6% आएंगे, उससे केवल 1% आएगा। तो आप देख सकते हो। पर ऐसा भी है कि जैसे आप लंबी तैयारी कर रहे हो तो आपको तैयार होगा, तो उसमें तो आपको रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो नया एस्पिरेंट है उनके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। सही है सर। बाकी भौतिक विशेषता तैयार करने के बाद जलवायु वगैरह थोड़ा सरल हो जाता है। क्योंकि भौतिक विशेषताओं पढ़ना तो पढ़ते हैं, जैसे आपने शुरू से पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आगे की समझ विकसित हो जाएगी जियोग्राफी का आपकी। और इसमें ये भी होता है जैसे सेकेंड ईयर SST की तैयारी करते हैं ना, तो ज़्यादातर राजस्थान पहले कंपटीशन की तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि B.Ed के बाद तैयारी करनी होती है, तो 3-4 साल ऐसे तो बैठे नहीं रहते, तो तैयारी करते हैं। जलवायु, भौतिक विशेषता ये थोड़े बहुत पढ़े होंगे आपने, पढ़ रखे होंगे, तो भी फिर भी आपको कम समझ आ रहा है। तो ये छोटे वाले टॉपिक है ना, जो अभी डूडी सर ने बताया कि पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति वगैरह, पर्यटक, तो इसमें आप है ना अच्छा कर सकते हो। हाँ, हम अभी बात कर रहे हैं भौतिक विशेषता, जलवायु आप लोगों ने पहले पढ़े तो अच्छी बात है, आपके तैयार होंगे। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इन चीज़ों पर आप फोकस कर सकते हो। जैसे अफवाह है, अफवाह वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, नदियाँ कहाँ से निकलती है, किन किन जिलों से बहती है, किन की सीमाएं बनाती है, ऐसे प्रश्न RP से नहीं पूछते। बहुत बड़ा लार्ज है, बहुत बड़ा है। यहाँ से प्रश्न आपने पुराने पेपर देखे होंगे, केवल सहायक नदियों के प्रश्न पूछे जाते हैं, सहायक नदियों के। तो आप यदि शॉर्ट नोट्स बनाओ तो नदियों के नाम लिख लो और उसका उद्गम स्थान लिख लो, फिर उसकी सहायक नदियाँ लिख लो। तो अफवाह में आप वैसे तो बहुत बड़ा है, सहायक नदियाँ अच्छे से पढ़ लो और उद्गम स्थान पढ़ लो, तो यहाँ से आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, पूरा लगभग क्लियर हो जाएगा। अब रिस्क तो थोड़ी बहुत लेनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी करनी है तो कुछ चीज़ें ऐसे, जैसे अपने स्मार्ट स्टडी करते हैं 10 क्वेश्चन की, तो 8 क्वेश्चन अपने वैसे सेट बैठ जाएंगे, 1-2 इधर उधर होता है तो उसका कोई ज़्यादा मतलब नुकसान नहीं होगा। और वैसे आप पूरा पढ़ोगे तो 10 के लिए हो सके आपकी 4 या 5, 6 ही सही हो। तो स्मार्ट स्टडी में क्या है, कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें। ये वनस्पति में एक तो आप लोगों को वन रिपोर्ट पढ़नी है। वन रिपोर्ट से पक्का प्रश्न आता है, जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट होती है, एक ही पेज होता है। हाँ, एक ही पेज होता है, आंकड़े होंगे, एक पेज है, 1% फिक्स है उसमें से। बाकी वनस्पति में दूसरा जो वनों के प्रकार है वो देख लो, वो ज़्यादा नहीं, 1 या 2 पेज में होंगे वनों के प्रकार। ये सब भी है ना, वनस्पति पूरी 2 ही पेज में पूरी, एक वन रिपोर्ट, एक में वनस्पति प्रकार और कहाँ पाई जाती है। 5 प्रकार के जो वन है उन पर लिख लो, आप विशेषताएं लिख लो कि किसकी क्या विशेषता है, दूसरे उनमें कौन कौन से पौधे आते हैं, पेड़ आते हैं, ये टॉपिक। तीसरा जो टॉपिक है पशुधन वाला, मुश्किल से पशुधन वाला केवल 2 पेज का टॉपिक है ये, और फिक्स है यहाँ से प्रश्न आना। एक तो पशु जो धन रिपोर्ट आती है लेटेस्ट, वो रिपोर्ट पढ़ लो, उसमें आंकड़े दिए होंगे। दूसरा बस उनकी जो नस्लें हैं वो पढ़नी है, बकरी की कौन सी नस्लें हैं, भेड़ की कौन सी नस्लें हैं, कौन सी नस्ल कहाँ पाई जाती है, हाँ वो भी मोटा मोटा देख लोगे तो इससे हो जाएगा। क्योंकि छोटा टॉपिक है, आप भौतिक विशेषताओं से कंपैरिजन करना है इन टॉपिकों को, बहुत ही छोटा टॉपिक है, पर्सन फिक्स है एक। और डेयरी विकास वाले से भी 1% आता है हमेशा, और इसके 1 पेज के नोट्स भी नहीं बनेंगे। इतनी बस ध्यान रखना है, स्थापना कब हुई, या क्रम पूछ लेंगे, या मतलब जो डेयरियाँ हैं फेमस जैसे उर्मूल और वैसे पूछ लेंगे कौन सी कहाँ है, 5-6 वो है, एक ही पेज का है, 1% पक्का है यहाँ से। जैसे भौतिक विशेषताएं पढ़ोगे तो 1 ही प्रश्न आएगा पूरे से ही। अब डेयरी विकास वाले 1 पेज का, यहाँ से 1% आ रहा है, और पूरे भौतिक विशेषताओं से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप वेटेज देखो और टाइम देखो, किस पे कितना टाइम देना चाहिए, तो ही फायदा है। अगला है जनसंख्या, ये RPSC का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से 1 नहीं 2% पूछती है RPSC, मतलब लेवल के पूछती है, ऐसा नहीं कि पहला कम ज़्यादा बोले, एकदम सीक्वेंस पूछती है कभी, मतलब अच्छा पूछता है क्वेश्चन। 2% पक्के आते हैं, और जनसंख्या के भी 2 पेज से ज़्यादा आंकड़े नहीं होंगे, तो ये भी पढ़ लो आप अच्छे से, बार बार थोड़े आंकड़े रिवीजन करोगे तो याद हो जाएंगे आपको। मतलब कहने का मतलब हमारा ये है कि जो भी आप तैयार करो ना, अच्छे से करो कि आपको लगे कि ये क्वेश्चन मेरे पक्के है, उस आधार पे आप देख लो, और कैसा भी क्वेश्चन बने तो मैं यहाँ से तैयार कर लूँगा। ऐसे नहीं कि बहुत सारा मैटर ले लिया और हाँ होंगे या नहीं होंगे, ऐसे नहीं रहना चाहिए। अब जिनके बहुत ज़्यादा मैटर ले रखे है उनके अब दिक्कत होगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम कम होगा उनको मैटर दिखा पड़ेगा सामने कि इतना मैटर है, अब रिवीजन नहीं होगा, प्रेशर आएगा। और जिन्होंने शॉर्ट तरीके से, स्मार्ट तरीके से चीज़ें कर रखी है, तो वो न जाने कितनी बार रिवीजन कर पाएंगे, खुलापन रहेगा, और दिमाग में ऐसे रहेगा, मेंटली प्रेशर कम रहेगा कि यार इतनी बार मैंने कर लिया और अच्छे से कर लिया, उसको ये लगेगा, ये लगना भी ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के लिए। अगला टॉपिक है जनजाति वाला। देखो जनजाति वाला अपने जियोग्राफी का टॉपिक है, जियोग्राफी में दे रखा है, तो कई लोग कैसे पढ़ते हैं इसको, जो हिस्ट्री कल्चर उस हिसाब से पढ़ रहे हैं।
उनकी मतलब रहन सहन पढ़ रहे हैं, उनकी वेशभूषा पढ़ रहे हैं। यहाँ वो नहीं पढ़ना है, यहाँ केवल आपको इसमें ये देखना है कि कौन सी जनजाति की जनसंख्या ज़्यादा है प्रतिशत में, दूसरा वो कौन से क्षेत्र में निवास करती है, बस ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको जनजाति में। और तीसरा इनके जो विकास से संबंधित जो कार्यक्रम चलाए गए थे जनजाति के, जैसे ये टाडा वो होता है ना, हाँ माडार था ना, कितने जिलों में है, कब चला गया, नॉर्मली है, बस वही ज़्यादा है नहीं मैटर इतना देखा तो ये 3 पॉइंट इनमें ध्यान रखने हैं। आप वो नहीं पढ़ने, मैंने देखा है नोट्सों में वो लिख रखे हैं उनका रहन सहन, उनकी जो प्रथाएं हैं, वो चीज़ें पढ़नी नहीं है, क्योंकि ये जियोग्राफी में दे रखा है, कल्चर के हिसाब से थोड़ी पढ़ना है आपको। ये हमने राजस्थान की जियोग्राफी मोटा मोटे रूप से देख ली है। हाँ, एक और पर्यटन केंद्र वाला छोटा सा टॉपिक है पर्यटन वाला, जो पर्यटन साइट्स है 10-11 होगी, बस उनका ध्यान रखना है। वैसे उद्योग वाला टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, पर्सन एक आना है, इतने सारे हैं उसमें, आंकड़े देख लेना, पहले पढ़ रखा है तो अच्छी बात है। पहले लंबी तैयारी का फायदा तो यही, पहले कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी नए वालों के लिए ये जो टॉपिक बता रहे हैं ये तो तैयार होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें पक्का क्वेश्चन आता है एकदम फैक्चुअली, ये परिणाम निकला है कि आप तैयार कर सकते हो क्वेश्चन को, अच्छे से कर सकते हो। इसमें जनसंख्या करंट का ऑफिस है और वनस्पति करंट का है, और पर्यटक में थोड़े बहुत नई नई योजनाएं चालू रहती है, तो ये सब करंट से रिलेटेड भी होंगे, ये ध्यान थोड़ा करंट अपडेट क्या कर लेना। तो बाकी आप मैटर चेंज मत करना आप संस्कृत विभाग के लिए, और आगे वाली भर्ती है उसके लिए तो आप आराम से तैयार करें तो आराम से आप फुल तैयारी करें। आज का ये जो मेन वीडियो है संस्कृत विभाग की जो भर्ती है उसके हिसाब से लेकर आए यहाँ पर, और आगे देखते हैं हम हिस्ट्री देख लेते हैं राजस्थान की। इसमें मुख्य रूप से आपको 4 ही सभ्यताएं दे रखी है। कई बार देखा है मैंने सभ्यताएं सारी पढ़ते हैं, कई बार हमने अब हम तैयारी कर रहे थे तो ऐसे लोग भी थे कि यार राजस्थान की सभ्यताएं बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, उन्हें ये नहीं पता है कि सिलेबस में दे रखा है कि यार सिलेबस में तो 4 ही दे रखी है, केवल 4 ही नाम लिखे, लेकिन क्या पता बाहर से पूछ ले। अरे भाई जो लिख रखा है उसमें से नहीं पूछ रहे हैं तो बाहर से कैसे पूछ लेंगे। सभ्यताओं में केवल 4 ही सभ्यताएं वही पढ़नी है, कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बेराट। इसमें से लगभग 4 सभ्यता, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 पक्के क्वेश्चन, 2 तो कम से कम है, और 2 है, दोनों चारों सभ्यता के सिर्फ 2 ही पेज होते हैं। हाँ बिल्कुल, शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाओगे तो बस किसने खुदाई की, यही है भाई। एक तो कब मतलब ये खोजी गई, फिर इनसे कौन कौन से विद्वान जुड़े थे, फिर इनकी थोड़ी विशेषताएं देखनी है। 2 पेजों में शॉर्ट नोट्स आराम से तैयार हो सकते हैं। ये टॉपिक छोड़ना नहीं है, सभी को करना है अच्छे से। फिर कुछ टॉपिक दे रखे हैं राजवंश से संबंधित, जैसे गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान हैं, दिल्ली सल्तनत संबंध है। तो अजमेर के चौहान हैं वो आप अच्छे से कर ले, उसमें भी आपको मेन जो शासक है, एक तो शासकों का क्रम याद रखना, इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं बाहर। पिछली हमारे टाइम अपने टाइम ही पूछा था, शासकों का क्रम 10-11 शासक होंगे, वो क्रम याद कर लेना। फिर उनमें से मेन पृथ्वीराज तृतीय हो गया, उस विग्रहराज चतुर्थ हो गया, इनके आपको इसमें क्या करता है बच्चे, पता है आपको? हमें तो पता ही है, साथ में पढ़ते थे और भी है, यानी कि वो सीधी हिस्ट्री की बुक ले आते लक्ष्य वगैरह की, और क्या करते पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं, सिलेबस देखते हैं नहीं। उन्हें ये स्पष्ट दे रखा कि अजमेर के चौहान पढ़ने हैं, मुगलों से ये संबंध पढ़ने हैं, ऐसे पढ़ना है, स्पष्ट सिलेबस में स्पष्ट लंबा दे रहा है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट में दे रखा है तो वही पढ़ो आप। इतना मतलब सिलेबस के हिसाब से पढ़ोगे तो इतना शॉर्ट हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते हो, ये जितना बड़ा दिखता है उतना है नहीं। अरे भरत जी, इन्हें पानी ने बंद करो नहीं हो गेट। फिर अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। जैसे मेवाड़ लिख रखा है तो इसमें पूरा मेवाड़ नहीं पढ़ना है, जिन शासकों के दिल्ली सल्तनत से संबंध है, मेवाड़ के समय कोई आक्रमण हुआ या कोई उनकी संध्या हुई तो वही चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। जैसे मेवाड़ में राव रतन सिंह से शुरू कर दो, फिर आगे ये सांगा है, प्रताप है, इस जिसमें दे रखी यही पढ़ने हैं आपको। फिर रणथंभौर और जालौर में भी यही देखना है, रणथंभौर जालौर में सीधा आप एक शासक ही पढ़ सकते हैं। जैसे रणथंभौर में अमीर देव और जालौर में कानरदेव चौहान, उसका बेटा वो कौन था, वीरमदेव, प्यार वाली कहानी है, वो सबको याद होगी। इसमें है ना, आप मेरे हिसाब से ना जिसके पास मान लो, ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग से बुक लेके आओ, वो ले आए तो बढ़िया बात है, लेकिन आप जो हिस्ट्री की बुक आपके पास ले रखी होगी या नोट्स होंगे तो इसमें से आप ये छांट लो कि इसके संबंध क्या है, तो वो अलग से देख लो, ऐसे नहीं पूरी हिस्ट्री पढ़ते रहो, ऐसे नहीं होगा। फिर अगला जो टॉपिक है राजस्थान और मुगल, यहाँ अलग अलग शासकों के नाम लिख रखे हैं, तो यहाँ से 2-3 पर्सन आते हैं, और विशेष तौर पर मान सिंह को तो बहुत ही अच्छे ढंग से कर लो, क्योंकि उसने वो 4 उसके मिशन सारे जो अभियान थे उन्होंने किए थे मुगलों के टाइम में, अकबर के राज शासन। तो आरपीएससी का फेवरेट है मान सिंह, तो यहाँ से अच्छे पर्सन बनाते हैं। मान सिंह को ढंग से पढ़े, बाकी सभी में सांगा, प्रताप, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ज़्यादा टफ है नहीं। फिर आगे हिस्ट्री में भी सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री का आएंगे। हाँ, जैसे 1857 की क्रांति है तो उसमें भी ज़्यादा उलझना नहीं है, बस यही देखना है कि कौन सी मतलब डेट को कहाँ क्रांति हुई थी, क्रम याद कर लो। इसमें भी ज़्यादातर क्रम पूछते हैं कि देवली कब हुई, और हाँ जो छावनी है उनके हिसाब से जो क्रांति हुई थी वो डेट्स आप लोग याद कर लो।
फिर एक अगला टॉपिक है राजनीतिक जागरूकता। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें भी मतलब पर्सनल डेफिनेशन नहीं है। हाँ, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप लोग इसमें क्या करोगे, जो उस समय जो संस्थाएं बनाई गई थी, जैसे मारवाड़ हितकारिणी सभा है ना, तो इस प्रकार की 10-12 संस्थाएं हैं, वो याद कर लो, उनके संस्थापक कौन थे और उनकी जो डेट है वो याद कर लेना। पीछे भी ऐसे ही प्रश्न आया था, 4 संस्थाओं के नाम इसके दिए लिए ना, गए थे। जैसे अभी किताब स्मार्ट स्टडी कर रखी है, जैसे मान लो सारणी दे रखी है, हाँ बस वो सारणी, वो अलग से इसमें सन है, इसने ये स्थापना की, वो सारणी याद कर लें तो भी आप डेफिनेशन के हिसाब से तैयार हो सकता है आपका। हाँ बिल्कुल, यहाँ से एक प्रश्न आता है, तैयार हो सकता है। तो हर चीज़ को ना शॉर्ट करना सीखो। शॉर्ट का नाम ही दूसरा स्मार्ट स्टडी है। बात यह है कि सिलेबस को शॉर्ट करो जिससे आपको बार बार तैयार होता है। ऐसा नहीं कि छोड़ भी दो, छोड़ो भी मतलब कि है वो हाँ, पूरा मेन शॉर्ट करो। एकदम छोड़ने से अच्छा है कि स्मार्ट तरीके से पढ़ लो, प्रश्न आते हैं वैसे। आते हैं, क्वेश्चन तो आते हैं। अगला जैसे प्रजामंडल आंदोलन, तो प्रजामंडल आंदोलन बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे, बहुत सारी इसमें डेट है, बहुत सारी घटनाएं हैं। तो और मैंने आजकल किताब ऐसी आई है कि फुल व्याख्या दे रखी है कि ऐसे इसने कैसे देखो, मैंने ये टॉपिक पूरा याद नहीं किया, आज तक याद नहीं है, नहीं कभी याद किया। मैंने जिस हिसाब से इसको पढ़ा था, एक तो प्रजामंडलों की स्थापना की जो सन थी वो पढ़ ली, दूसरा उनके जो संस्थापक थे या सदस्य थे वो इतना ही पढ़ा था, और उससे दोनों भर्ती परीक्षा, चाहे रीट की बात कर लें चाहे सेकंड ग्रेड की, दोनों परीक्षाएं उनमें सभी में % सही हुए थे। और मैंने तो एक लक्ष्य वाली सारणी पढ़ी थी, सिर्फ एक ही पेज में सारणी है, वो सारणी पढ़ी थी, उससे पूरा क्लियर हो गया प्रजामंडल। तो अब नो डाउट हो शॉर्ट नोट्स के रूप में आप नहीं कम ही ठीक है। शॉर्ट नोट्स के रूप में एक आप सारणी बना लो इसकी, प्रजामंडल नाम लिख लो, उनकी डेट्स लिख लो और उनके जो सदस्य थे वो लिख लो, बस यहाँ से प्रश्न हो जाएगा। दोस्तों अब तक आपने देख लो लगभग 20 से 30 क्वेश्चन हमने तैयार बता दी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ तक ऐसे पूछेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये मेरा क्वेश्चन पक्का हो गया है, यहाँ तक मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। तो ऐसे आप तैयार, ऐसा नहीं कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन लग रहे हैं, पता नहीं हो तो 30 भी सकते हैं, हो सकते 80 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको ये लगना चाहिए कि मेरे 70 क्वेश्चन हो रहे हैं तो 70 ही होने चाहिए। बात ये आगे देखो सर। अगला राजस्थान एकीकरण का 1 पेज का है, बस वही चरण लिख लो, कौन कौन सी रियासतें किस टाइम मिली थी, दिनांक लिख लो। एकीकरण का टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए, वो भी एक सारणी में आता है, वही सारणी में, बस 7 ही चरण है, 7 पहले तो ऐसे सारणी बनाई थी, सारणी से प्रश्न हो गए थे। वरना प्रजामंडल में जो किसान आंदोलन है उनमें उलझ जाओ, बहुत बड़ा है। मतलब ये गौर से आराम से पढ़े ना, मतलब कि अब प्रजामंडल पूरा पढ़ना है, राजनीति एकता पूरी पढ़नी है, एकीकरण पूरा पढ़ना है, तो मतलब 1 महीना भी कम पड़ जाए। सही है। तो आपको विद्वान नहीं बनना है, बस प्रश्न सही करना है और लगना है आपको, वो प्रश्न स्मार्ट तरीके से आप कर सकते हो। बीच में ये मैं कहना चाहूँगा कि आरपीसी में ना आप ये आपको जितना आप स्मार्ट स्टडी से और तैयारी करते हो उतना आपको रिजल्ट भी देता है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि अधीनस्थ बोर्ड की तरह आप कितनी भी तैयारी करो कम ज़्यादा हो सकता है, नहीं। आप इसमें तैयारी करके ये दावा कर सकते हो कि मेरे इतने क्वेश्चन सही होंगे, चाहे आरपीसी कैसा भी क्वेश्चन पेपर बना दे, तो आपको तैयारी स्मार्ट स्टडी करनी है। खास बात यही है, एक एग्जाम का पैटर्न होता है, उस पैटर्न को अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। तो उसमें से 100 प्रश्न आते हैं, 100 अपनी जो स्ट्रेटेजी बनाए 100 में 70 अपन कर सकते हैं, इस तरीके से 70 आराम से कर सकते हैं। तो और क्या चाहिए। आपके कितने हुए थे? मेरे 70+ ही थे फर्स्ट पेपर में। और इन्होंने पहले ही कह दिया था कि मेरे इतने ही होंगे, और मैंने पहले कह दिया 60 होंगे, तो 60 ही हुए। इसमें आप गारंटी ले सकते हो कितने होंगे क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस स्पष्ट दे रखा कि 4 सभ्यताएं हैं, 4 महाराजा, 4 है, तो आप इससे बाहर कैसे पाओगे। अगला जो टॉपिक है कला संस्कृति वाला है, इसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, बस मन मार मार के पढ़ा तो था, उसी हिसाब से आपने पढ़ा होगा, ये चीज़ें पढ़ लेना मेरे हिसाब से। बाकी है थोड़ी बड़ी, और इसमें आप जैसे लोक इसमें तो हम सजेस्ट कर सकते हैं कि जैसे दिशा बुक है ना, हाँ, उसके जो पुराने प्रश्न है वो देख लो, सभी में हो सकता है, भूल गई ये तो कहना कि आप राजस्थान जीके की एक दिशा बुक आती है जो हर साल एडिशन नहीं आता है, उसमें जो पहले कॉम्पिटिशन के आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड ने जो भी क्वेश्चन पूछ रखे किसी भी भर्ती में, वो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, और लगभग 80% क्वेश्चन वापस आते हैं, रिपीट होते हैं। तो कला संस्कृति के लिए आप दिशा पब्लिकेशन के जो ओल्ड ईयर के क्वेश्चन है वो आप निकाल लेना, पूरी कला संस्कृति की। और यदि आपने नहीं पढ़ रखी है तो, और पढ़ रखी है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नहीं। आगे आरपीएससी की जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है राजस्थान की पॉलिटी, उस पर बात क्या हार्ड आती है। इसमें तो आप कितना ही पढ़ो, कई बात ऐसे लगता है कितने ही पढ़ कर आए तो ये कम पड़ गया। जैसे हमने पढ़ा था ये अपने, जैसे ये राज्यपाल है, सचिव है, मानवाधिकार आयोग है, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा था, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा आगे चली गई थी, वो कई चीज़ें लिखी हुई नहीं मिली थी। तो इसमें ऐसे भी लगेगा कई ऐसे प्रश्न आएंगे कि अपने इतना सारा पढ़ने के बाद भी नहीं हो रहे, तो वो प्रश्न 2-3 होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, बाकी 7-8-9 प्रश्न आप कर सकते हो। और इसमें किताबें वाले क्या करते हैं पता है, जैसे मतलब अब नया क्वेश्चन पूछा है जो किसी को नहीं आ रहा है,
अब वो किताबें बड़े वो छाप देंगे और कि लोग हमारी वही बुक्स याद है। करेंगे, हमारी बुक्स है। ऐसा नहीं है, आरपीसी बहुत मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन पूछती है। इसमें आपको यदि एक आधा क्वेश्चन कम हो रहा है सही, तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि ये बहुत लेवल की पूछती है। बाकी पॉलिटी आप अच्छे से करें, यहाँ से आप लीड ले सकते हैं, अच्छा आरपीसी का सब्जेक्ट फेवरेट है। है और बच्चों का एकदम फेवरेट नहीं है ये। जैसे पहला टॉपिक है राज्य मानवाधिकार आयोग, तो इसमें आप लोग, मैंने देखा ज़्यादातर लोग क्या इसमें धाराएं हैं वो मतलब छोड़ते हैं, तो ज़्यादा धाराएं नहीं, 10-12 धाराएं हैं, वो आप याद कर लो भाई। धारा 21 में नियुक्ति है, संगठन है, संरचना है, तो वो धाराएं याद कर लो, धाराओं से पक्का प्रश्न आता है। और फिर इसका जो फैक्ट है, अध्यक्ष ज़्यादा इसके रहे नहीं है, अध्यक्षों का कार्यकाल देख लो, क्रम ज़्यादा देख किसका लो, वो सब हाँ देखना है। वो देखना है। मतलब जितना हो सके डीपली उतना डीपली पढ़ लेना, पॉलिटी आप अच्छे से पढ़ो। बहुत ज़्यादा डीपली, मतलब फर्स्ट ग्रेड से भी आगे जाती है सेकेंड ग्रेड वाले हार्ड में। तो फिर आरपीएससी वाला है, खुद आरपीएससी बना रही है, तो इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़े। इसमें तो कई बार इतने सारे अध्यक्ष है, पता नहीं कौन कौन से अध्यक्षों के पास चली जाती है वो कौन सी अध्यक्ष, महिला कब क्या कम सचिव था, वो वहाँ रहा था, वहाँ रहा था, ऐसे प्रश्न पूछ सकती है आरपीएससी। तो इसमें भी आप एक तो अनुच्छेद के अनुसार तैयार कर लेना, कौन से अनुच्छेद में क्या चीज़ें हैं, फिर फैक्ट जितने हो सके उतने आप तैयार कर लो इसके। फिर भी प्रश्न कई बार ऐसे आते हैं हमारे पकड़ में नहीं आते। तो हमारी पकड़ में नहीं आएंगे, जैसे हम डीपली पढ़ लिया, किसी के भी नहीं आएंगे, किसी के भी नहीं आएंगे। बात ये है, तो अब वो आपको मेरिट डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या कुछ है। मतलब जो आ रहे हैं वो तो आने चाहिए ना सभी को, जैसे मिडिल क्वेश्चन आते हैं, सरल क्वेश्चन आते हैं, जो पहले हम चर्चा कर चुके हैं, जो रिपीट भी होता है बहुत ज़्यादा। आगे राज्यपाल देख लेते हैं। राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, इनको आप एक तो संविधान के अनुसार भी देखना होगा। वो भी केवल ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद 152-53 राज्यपाल की नियुक्ति होगी, फिर उनके जो सब क्लोज है 152(1), 152(2) वैसे भी पढ़नी पड़ेगी, वैसे प्रश्न पूछती है। अब इसमें जैसे मैं पढ़ाई करते थे तो हमें तो पता वो क्या है कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने गोलीकांड के बाद त्याग पत्र देना पड़ा। मतलब वो पहले आने के पहले किसी को पता नहीं था, पहली बार आया था वो। मतलब वो भरतपुर वालों को भी पता नहीं था कि हमारे यहाँ पे ऐसे कांड हुआ तो मुख्यमंत्री इस्तीफा देना पड़े। तो इसमें मतलब क्वेश्चन इतने डीपली पूछ सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। पॉलिटी के सारे टॉपिक है ना, आप अच्छे से पढ़ लेना। इनके लिए मैं एक बार और बता देता हूँ, यदि कलाम का मैटर आपको कहीं से मिले बुकलेट का, तो बहुत अच्छा मैटर राजस्थान में। उसके अलावा यदि कलाम का नहीं मिल रहा है तो आप जो राहुल चौधरी की जो बुक आती है वो पढ़ सकते हो, अच्छी है। हमने नहीं पढ़ी थी लेकिन अभी हमने आसपास देखी है, मतलब चल भी अच्छी रही है और मैटर भी अच्छा है, मैटर अच्छा है, चल रहा है ये बात। हमारे टाइम तो हमने तो जो कलाम के जो बुकलेट मिल गई थी वो पढ़ी थी हमने तो। फिर अब भारत और विश्व का जो जीके है उसके बारे में बात करते हैं। मतलब इसमें हम पहले देख लेते राजस्थान का कितना वेटेज है, कितना क्वेश्चन पूछते हैं लगभग। राजस्थान के, जैसे राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, पॉलिटी सारे मिलाकर 40 प्रश्न आएंगे इनसे। राजस्थान के 40 क्वेश्चन ये हो गए। 10 राजस्थान में करंट और मिला दें 50, जो आधा पेपर है, फर्स्ट पेपर आधा पेपर राजस्थान का और करते हैं। तो आप देख लीजिए राजस्थान कितना इम्पोर्टेंट। और 50 क्वेश्चन के मतलब 100 नंबर होते हैं, और 100 में से आप अच्छे मेहनत करो तो 80 नंबर ला सकते हो, मतलब 70 नंबर ला सकते हो आराम से। मतलब 37-38 प्लस आप परसेंट 40 में से 35 तो हो ही जाते हैं तैयारी की वजह से, और करंट में भी हो ही जाते हैं 7-8 तो। फिर आगे जो वर्ल्ड इंडिया वाला पोर्शन है उसमें से परसेंट तो 30 आएंगे, क्योंकि 20% वो साइको के आते हैं, तो उनमें भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो राजस्थान आप लोगों को बहुत अच्छे से होना चाहिए। आगे बताओ। आगे विश्व सामान्य ज्ञान की है। हाँ, तो आगे जो विश्व का भूगोल है उसकी बात करें तो उसमें सारे ये टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है। जैसे महाद्वीप है, महासागर है, पर्यावरणीय समस्याएं हैं, पवन तंत्र है, ये भूमंडलीकरण है। इसमें एक ये विशेष, जैसे हमने राजनीति में देखा था ना कि ज़्यादा डीपली पूछते हैं, और इसमें ये उल्टा सिस्टम है, इतना डीपली नहीं पूछते, एकदम ऊपरी ऊपरी पूछेंगे। तो आप मतलब 7 या 8 वाले किताबों में जो महासागर महाद्वीप समझाए हुए ना, उस आधार पे भी आपके पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। जैसे महाद्वीप है तो महाद्वीप में आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना है, महाद्वीप में यही देखना है कि कौन सा पर्वत ऊंचा है, ऊंचा नीचा, पठार देखने हैं किस महाद्वीप में कौन से पठार है, फिर मरुस्थल देखने हैं, फिर एक जो मैदान है जैसे प्रेरीज है, डाउन्स है, ये मैदान देख लेना। इतने से महाद्वीपों का आपको मतलब मुख्य विषय है जो मतलब कॉमन व्यक्ति को पता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वहाँ पे ऐसे पूछते नहीं है किताबों में, लक्ष्य में मैंने देखा है लिख रखा है वहाँ ये जानवर पाया जाता है, भौतिक विशेषताएं पूछ रही तो पर्वत, पठार, मरुस्थल ये। और आगे पर्यावरण समस्या ये भी नॉर्मल पूछते, कौन सा संमेलन कब हुआ, कैसे हुआ, नाटो कोप वगैरह ये पूछते हैं, इतना डीपली नहीं पूछते। जैसे महासागर है तो महासागर में आप लोगों को एक तो क्रम याद कर लेना, कौन सा महासागर छोटा है बड़ा है। उसके अलावा महासागरों में कटकें देखनी है, कटक क्वेश्चन पक्का प्रश्न पूछता है। और फिर द्वीप देख लेना, मेन कौन से महासागर में कौन से द्वीप है, जैसे वायुद्वीप है वो पूछ लेता है वायुद्वीप किस महाद्वीप या किस महासागर में है वैसे।
तो कर्म है, कट्टे गए द्वीप है, ये चीज़ें आप महासागर में कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज के नोट्स बनेंगे ढंग से, आप इन अलग अलग लिखोगे तो। और आगे ये भूमंडलीकरण है और ये जनसंख्या जनसंख्या, है। ये भूमंडलीकरण तो आप इसके साथ ही जोड़ के देख सकते हो, ये टॉपिक जो पढ़ रहे ना पर्यावरण वगैरह, इसी के साथ ही जोड़ के देखना। और जनसंख्या एकदम मतलब छोटा सा टॉपिक है, इसमें भी एकदम छोटा सा टॉपिक है, एक ही पेज का है, मतलब किस महाद्वीप में कितनी जनसंख्या है, या इसमें ज़्यादा क्रम पूछते हैं, कर्म पूछते हैं कि कौन से महाद्वीप के अनुसार प्रतिशत में पूछ लेते हैं। फिर ये प्रवास से रिलेटेड है दोनों ही, ये टॉपिक एक साथ पढ़े जाएंगे, प्रवास और जनसंख्या वाला। इसमें ये भी पूछते हैं कि किस सन से लगा के कितने सन तक कितने प्रतिशत या किस में ज़्यादा वृद्धि आप हुई। मतलब क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, लेकिन आप अच्छे से क्वेश्चन खुद पढ़ोगे ना तो आप तैयार कर सकते हो। 12वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक है वहाँ से आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से दे रखे है, वहाँ से पढ़ना है तो ये टॉपिक। फिर एक टॉपिक पवन तंत्र वाला बचता है, वैसे तो बहुत बड़ा है पवन तंत्र वाला, ये लेकिन तो सेकंड पेपर से भी तैयार होता है ना। हाँ, जैसे एसएसटी सब्जेक्ट उससे भी तैयार हो जाएगा। तो पवन तंत्र वाला है ना, उसमें आप लोग केवल जो ठंडी और गर्म पवन है वो याद कर लो, कौन सी ठंडी और कौन सी गर्म है। ऐसे वर्षन आ रहे लगातार। सही। फिर थोड़ा सा एक फेरल और कोरियोलिस का जो नियम है वो पढ़ लेना, इसके सेम ही नियम है वही पढ़ बस। लेना। क्योंकि फर्स्ट पेपर ये सभी के लिए होता है, हम एसएसटी से थ्रू ये नहीं बता सकते कि आप एसएसटी में तैयार, ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक है जो सेकंड पेपर से फर्स्ट से तैयार फायदा होते है, हैं। राजस्थान ये वर्ल्ड वाला सारा मैटर में मिलता है। फिर आगे भारत की जो जियोग्राफी उसकी बात करते हैं, तो उसमें भौतिक विशेषताओं वाला आ गया, तो बहुत बड़ा टॉपिक है भौतिक विशेषताओं वाला। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक बड़ा होने के साथ साथ ये कवर भी करता है और कुछ भी, ये बेस तैयार कर देता है। तो इसे लंबे तैयारी का फायदा इसी में रहता है, इसी कारण। तो ये टॉपिक यदि आप तैयार करते हो तो आगे वाले टॉपिक इससे रिलेटेड ही है। रिलेटेड है। जैसे अफवाह वाला है, तो अफवाह में भी जैसे अपने राजस्थान में नदियों के पढ़े थे ना, सहायक नदियाँ, वैसे भारत में भी पढ़ सकते हो। लेकिन भारत में तो डीपली नहीं पूछते, नॉर्मल पूछते हैं, जैसे सिंधु की सहायक, जैसे वर्ल्ड का जैसे ये पर्यावरण महाद्वीप वगैरह उसी हिसाब से भारत का नदियाँ वगैरह भी नॉर्मल इतने ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं पूछते थे, राजस्थान का पूछते हैं, क्योंकि इसमें कम क्वेश्चन उठाने होते हैं, और कम क्वेश्चन उठाने होते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ता है। फिर आगे वनस्पति वाला है, वही जैसे राजस्थान वन रिपोर्ट पढ़ी है वैसे ही यहाँ भारतीय वन रिपोर्ट पढ़ लो, वनों के प्रकार पढ़ लो। फिर जो ऊर्जा वाला है जो नया ऐड किया था पीछे, उसमें ये तो आपको करंट के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा कि क्यों किस ऊर्जा में किस राज्य का कितना स्थान है, ये वगैरह योगदान है। पूछते हैं। तो फिर ये आप- ज़्यादातर इसके लिए कोई किताब वगैरह कुछ जियोग्राफी की जैसे पहले वाले हमने तो वो सजेस्ट की थी, पहल पब्लिकेशन सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ी थी, उसमें ये लगभग सारे मिल जाते हैं। उसके अलावा जो नाथ Language भी पब्लिकेशन सही किया ना, नाथ पब्लिक फर्स्ट पेपर जीके के लिए आते हैं, वो उसमें अच्छे से लिख रखा है, वो पढ़ सकते हो, सारा मैटर मिल जाएगा इसमें। फिर अगला जो भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ टॉपिक लिख रखे हैं, तो इसमें आपको पर्सन जैसे टॉपिक तो 2-3 ही है, जैसे कृषि है, उद्योग है, सेवा क्षेत्र है, विश्व व्यापार है, पर्सन 5 आते हैं यहाँ से। तो यहाँ आपको पढ़ना कैसे है, मैंने देखा है कि कई लोग करंट ही है, कई लोग कैसे पढ़ते हैं, जैसे कृषि का दे दिया तो शुरू से पढ़ रहे हैं, फसलें पढ़ेंगे, भारत की चावल यहाँ हो रहा है, कपास यहाँ हो रहा है, उद्योग है तो उद्योगों की हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहाँ से टिस्कोर स्कोर वो चीज़ें यहाँ पढ़नी नहीं है। ये पढ़ना है दोस्तों इकोनॉमिक्स के हिसाब से, जैसे जैसे अभी बजट आया ना इंडिया का, तो उस बजट के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगी भाई वर्तमान में कृषि का क्या योगदान है, या कृषि से रिलेटेड जो वर्तमान में योजनाएं चल रही है वो इसमें पढ़नी पड़ेगी। मोटा मोटी रूप से देखें तो ये आर्थिक समीक्षा ही करेगा। सही है, आर्थिक समीक्षा में कितना किसका हिस्सा है, किसमें कितना वृद्धि है, किसमें स्थिर कीमतों का आधार पर, चालू कीमतों का आधार पर, क्वेश्चन यही पूछते हैं। लेकिन सिलेबस में ये दे रखा ना तो लोग क्या था पूरा पढ़ लेते हैं। उद्योग वैसे नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री से लेके बिल्कुल नहीं पढ़ना। और यदि ऐसा कुछ क्वेश्चन आ भी गया तो आएगा ही नहीं, इसके लिए आप इतना टाइम मत दो, करंट के अकॉर्डिंग दे रखा है। स्पेशल आपको जो इकोनॉमिक बजट है इंडिया का वो पढ़ना पड़ेगा, उससे आपका पक्की बात को आज तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं है उस हिसाब से, बाकी पूछते हैं आर्थिक समीक्षा के हिसाब से कि कितना किसका योगदान है, किसमें कितनी वृद्धि है, यही पूछते हैं। ये 4-5 टॉपिक है, 5% आएंगे यहाँ से, और ये आपका ना 4-5 पेज में तैयार हो जाता है। इसके लिए फैक्ट ज़्यादा है। अभी एक बार छोड़ से लास्ट है जो 1-1.5 महीने 1 महीना रहेगा उस टाइम आप पढ़ लेना, फैक्ट है रटना ही है बस इसमें। और फिर अगला जो टॉपिक है वो भारत का संविधान आता है, तो उसमें 1935 फिक्स है, दोनों से 1-1 या 2-2% आएंगे। इसमें भी 2 ही आ जाते हैं, 3% आ जाए दोनों। इसमें भी बच्चे क्या करते हैं कि यार 1935 है तो ये 1919 किस आधार पे बना था, तो ये इससे पहले 1800 वगैरह है तो उस आधार पर नहीं पूछेगा, सिर्फ 2 ही पूछेंगे और उसी में से क्वेश्चन पूछेंगे, ये श्योर है। आज तक क्या क्वेश्चन पूछा है बाहर से? लिख दिया 1919 लिखा है, 1935 लिखा है, तो आज तक मैंने सारे पेपर देखे पुराने अपने देखे थे, तो उनमें नहीं पूछता। जो आरपीएससी लिखती है चीज़ वही पूछती है, बाहर नहीं पूछती है उससे।
तो आपसे 2 अधिनियम पढ़ना, ऐसा नहीं कि ये आज़ादी भी वाला बहुत चालू ही कर दिया अच्छे ढंग से तैयार करने पड़ेंगे। पिछली बार हमने तो बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार किए थे, लेकिन फिर वो हमसे भी आगे निकल गई थी आरपीएससी। उन्होंने उस टाइम जो सीटें दे रखी थी, जो रियासतें होती थी मद्रास में, चेन्नई में, अलग अलग, वो तो किसी ने नहीं पढ़ी हाँ थी। किसी ने नहीं पढ़ी थी, वो सीटें पूछ ली थी। फिर आगे वापस हमने सीटें पढ़ी अगली संस्कृति विभाग में, तो फिर वापस और आगे नई चीज़ पूछ ली। तो कई बार इसमें पढ़ी हुई चीज़ें आ जाती है, मतलब नहीं इनसे आगे तो बढ़ नहीं सकते, लेकिन जो दे रखा वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा मत पढ़ना। फिर संविधान की विशेषताएं, सबसे सरल टॉपिक यही है, पूरा संविधान आप पढ़ते हो, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देश तत्व है, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है संविधान की विशेषताओं में। फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तो यहाँ ज़्यादातर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को। यहाँ वैसे ज़्यादा संविधान के अनुच्छेद वो नहीं पढ़ने हैं, यहाँ व्यक्तिगत रूप से जैसे प्रधानमंत्रियों के बारे में वो पढ़ लो, राष्ट्रपति के बारे में वो पढ़ लो। संविधान के बस थोड़ा बहुत देखना है कि कौन से अनुच्छेद में ये है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री विदेश टॉपिक वाले साथ पढ़े ना तो ज़्यादा सही रहता है। ऐसे नहीं आप संविधान के हिसाब से तैयार नहीं, विदेश टॉपिक के साथ आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पढ़ते हो, जोड़ के कभी कभी क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के एक क्वेश्चन दे देते हैं। ये विदेश नीति में वो योगदान नेहरू जी के बारे में पढ़ोगे तो विदेश नीति भी पता चल नेहरू जी जाएगी। प्रधानमंत्री में भी आते हैं, विदेश नीति में भी आते हैं, और विशेषता ये, और उसी जोड़ के राष्ट्रपति भी पूछ लेते कभी कभी, तीनों को जोड़ के एक साथ पूछ लेते, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन कम पूछने होते हैं। तो ये आप इसको रिलेटेड करके पढ़ना है कि अलग अलग नहीं पढ़ना। फिर आगे जो ये दल और दबाव समूह वाला, दल वाला वैसे ज़्यादा डेट्स भी ज़्यादा हैं, लंबा भी है, लेकिन आप मेन एक तो वो देख लेना कैसे राज्य दल की, कैसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है, 4 लाइनें होगी, वो देख लेना। उसके अलावा आप मेन जो दल है उनके आपके चुनाव चिन्ह याद कर लेना और दिनांक याद करनी। मेन के वैसे सारे राज्यों में घुस जाओगे तो बहुत सारे दल होंगे नहीं, यदि मेन की करोगे तो उनमें से जो लिखे होंगे उनमें से एक दो में। तो मेरे हिसाब से तो ये सही रहता है, जैसे जो राज्य स्तरीय दल है उनकी आप विशेषता याद कर लो, कैसे बनते हैं, क्या विशेषता होती है, क्या योग्यता होनी चाहिए। और नेशनल दल है उसकी सब कुछ याद कर लो, कब बना था, अभी क्या, इसके अध्यक्ष भी पूछ लेते कभी कभी, बिल्कुल पूछते हैं, तो आप ये तैयार कर लेना। फिर दबाव समूह वाला है, नया टॉपिक है ये, और स्पेशली राजस्थान के राज्य दल है वो याद कर लेना, क्योंकि राजस्थान का पेपर है तो क्या पता उससे जोड़ के इंडिया से जोड़ पूछ लें। दबाव समूह वाला ये भी नया ऐड किया आरपीएससी ने। तो दबाव समूह का प्रकार पढ़ने, किस विद्वान कौन कौन से प्रकार बताएं वो इसमें ज़्यादा। फिर थोड़ी विशेषताएं हैं 5-7 कि दबाव समूह ये राजनीतिक होते हैं, किस प्रकार ये जो भारत की या विश्व की जो राजनीति होती है कैसे दबाव बना, विशेषताएं पढ़ लेना इसकी। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है ये भी, प्रश्न पक्का है, 1% पक्का है। इस वीडियो में हम ज़्यादा कैसे पढ़ना है ये ज़्यादा बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नहीं कहाँ से पढ़ना है वो तो पहले भी बता चुके हैं। तो हम क्या है कि मैटर चेंज करने में कोई मतलब है नहीं, आप भी तैयारी में लगे हुए हो और सामान्य पेपर की तैयारी करोगे तब तक कोई वीडियो और लाएंगे। ये संस्कृत विभाग के लिए स्पेशली लाए हुआ है। मैटर वही पढ़े हैं जो आप पुराने टाइम से पढ़ रहे हो, वही बस इसमें अभी चीज़ें वो पढ़ लें जैसे अपन हमने बताई कि इसमें क्या पढ़ सकते हैं। यदि आपको ट्रस्ट है हमारे ऊपर तो वो चीज़ें पढ़ सकते हो आप, इससे फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। देख लेना, आप याद करोगे एग्ज़ाम के बाद। आगे यूएन वगैरह तो ये विदेश संबंध में आ जाएंगे। हाँ, ये भारत और यूएनओ के बारे में तो ये भी अच्छा टॉपिक है, ज़्यादा डीप नहीं आता है, इसे वर्सन 2-4 पेज के नोट्स होंगे वो पढ़ लेना। फिर इसमें अपने करंट आता है, वो केवल राजस्थान के आता है, 10 क्वेश्चन आते हैं। तो करंट करंट में मेरा मानना ये है कि यदि आप करंट तैयार नहीं करोगे तो पेपर में वास्तव में करंट आएगा आपको, क्योंकि आप इसमें 80 से 90% तक आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। 8-9 आराम से सही करते हो, 8-9 आराम, क्योंकि ज़्यादा मैटर नहीं है। अब जैसे करंट बनेगा 1-1 महीने के 2-2 पेज का करंट बनेंगे, क्योंकि केवल राजस्थान का पूछा है तो ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है। और वो भी करंट आप जैसे दिसंबर में एग्ज़ाम है ना, तो नवंबर का, अक्टूबर का, सितंबर का, इन 4-5 महीने के तो बहुत अच्छे ढंग से याद कर लेना। यहीं से आपको 10% में से 7-8% तो यहाँ से मिलेंगे। बाकी आरपीएससी 1 साल तक का पूछती है करंट, पूछती है, लेकिन वो ज़्यादा दूर का नहीं पूछती। फिर 8 क्वेश्चन 6 महीने तक है, 2 क्वेश्चन पूछेंगे तो पहले से पूछ सकते हैं। वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे। ये करंट के लिए थोड़ी बुक बता ही देते हैं। करंट के लिए आप जैसे मुम्मल ला रहे हो तो मुम्मल पढ़ लो पहले, नाथ पढ़ कोई क्रोनोलॉजी पढ़ रहा है तो क्रोनोलॉजी पढ़ लो, नहीं तो फिर एक साथ पढ़नी है तो नाथ वाली है, वो भी अच्छी है। इन्होंने आपने कौन सी पढ़ी थी? मैंने तो नाथ ही पढ़ी थी। नाथ पढ़ी थी। मैंने तो सही देखे तो नाथ भी नहीं पढ़ी थी मैंने तो छोटे से 20 पेज के नोट्स थे, वही नोट्स पढ़े थे और उससे पहले साथ तैयार करते थे बुकलेट से, तो हो गया। बाकी ये तीनों चारों एक ही जैसे, मतलब वेटेज बराबर ही है। आपको भाषा सरल लगे कोई से भी एक सेलेक्ट कर लो, पर्सन सारी जगह से मिल जाएंगे आपको वो से। फिर आगे शिक्षा मनोविज्ञान है, इसका तो क्या ही बताएं, 20 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है, 6-7 टॉपिक है, तो इसको सारा ही पढ़े इसको। और इसमें ऐसा नहीं है फर्स्ट 3rd ग्रेड की तरह की
ज़्यादा हार्ड पूछे, मतलब आपकी समझ के आधार पर ज़्यादा पूछा जाएगा। यहाँ आप ना तो और आप- फेक नहीं पूछती है, कुत्ता बिल्ली किसका था कहाँ से लेकर आए वो नहीं पूछेगी, विशेषताएं तो पूछेगी उनकी। आप इसमें अच्छा सा स्कोर कर सकते हो। बिल्कुल आपका कितना सही। रहा था स्कोर इसमें? मेरे जैसे सामान्य वाले में तो 20 में से 18 सही थे, और संस्कृत शिक्षा विभाग वाले में जैसे 2 मैंने छोड़ दिए थे और 17 क्वेश्चन सही हुए थे, गलत हो गया था। देख लो इतना वेटेज रह सकता है, तो आप भी मतलब इतने नहीं होते तो 15 प्लस तो कर ही सकते हो, आराम कोई से दिक्कत कर सकते हो। तो ये आप साइको अच्छे भी पर्सन भी अच्छे लेवल के आते हैं, समझ के पढ़नी पड़ेगी साइको, ऐसे नहीं रटी रटाई काम नहीं चलेगा। साई को आप कहीं से भी पढ़ सकते, ऐसा नहीं जैसे इसमें या मैं आपका किसी का नाम नहीं लूँगा टीचर का, तो आप ना वहाँ से ना पढ़े जहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी तरीके से पढ़ाया जाता है, जहाँ से थोड़ा शॉर्ट समझा एग्जाम के के पढ़े वही अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ाई जाती है, वो चीज़ें पढ़े आप। अब जैसे किसी ने बुक्स निकाल दी तो उसमें सारा ही लिख दिया, फिर एग्जाम के बाद आएगा लेकर ये देखो ये हमारे यहाँ से पूछा है, तो कहीं ना इतनी कहीं से बड़ा पूछेगी। ग्रंथ है वो किसको याद रहता है। अब किसी ने छोटी सी बुक निकाली है उसमें 20 में से 18 आ गए, किसी ने बड़ी बहुत बड़ी ली 20 में से 20 आ गए, तो क्या फ़ायदा, वो सारी याद थोड़ी रहती इसमें भी देखो कि साइको में आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। है। बिल्कुल लास्ट जैसे रिवीजन के लिए। इसमें आप स्पेशली किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम लिखा, उसकी क्या विशेषताएं, आप या फुल पेज में आप आराम से उसको तैयार कर सकते हो। ऐसे साइकोलॉजिस्ट 10 से 15 होंगे, हाँ, तो 10-15 पेज ये हो गए, और मुख्य रूप से जो विशेषता है उसमें 5-7 पेज वो हो जाएंगे, तो 25 या 30 पेज में आपका शॉर्ट नोट्स आराम से साइको पूरा तैयार हो साइको जाएगा, कवर हो जाएगा। और वो आप पेपर से कभी भी चाहो तो 1 घंटे 2 घंटे में तैयार कर सकते हो। बिल्कुल साइको 20 क्वेश्चन आपके जैसे लास्ट में आप ढंग से पढ़ रखा है, रिवीजन करोगे 2 या 3 घंटे में रिवीजन हो जाएगा। और तो मतलब इसमें 48 घंटे पहले तक रिवाइज नहीं किया गया है तो आप साइको में वहाँ पे इतना कंफ्यूज हो गए कि हद नहीं। और इसके अलावा क्या बताओ आप? इसके अलावा वही मोटा मोटा सिलेबस का तो हमने बता दिया है, बस बाकी 2-3 क्या बातें कितना और पढ़ना हैं। क्या कितना पढ़ना चाहिए पेपर से पास? अभी पेपर है 2-3 महीने हैं। अभी क्या, अभी पढ़ो तो आपकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से पढ़ो। 24 घंटे जितना में से पढ़ सकते। 15 घंटे पढ़ सकते हो तो पढ़ो, बाकी 24 दिमाग घंटे खराब से नहीं होना 8 घंटे पढ़ रहे हो तो ही पढ़ो, जैसा आपकी पढ़ने की जो क्षमता है उस हिसाब से चीज़ें पढ़ते रहो। बाकी मेन जो ऐसे 2-3 बातें हैं वो बता दूं, आप लोग ध्यान जैसे रखना। वो बता देते हैं, जैसे लोग दूसरों से प्रभावित होते हैं ना, जैसे कि लोग नेगेटिविटी होती है और कभी पॉजिटिविटी ज़्यादा होती हाँ, है, जैसे तो दोनों को बैलेंस करना वो भी बता ही देते हैं। एक चीज़ तो ये है, आप लोग जो भी आपके पास मैटर है ना वही पढ़ने हैं, मैटर मत चेंज करना। कोई कह रहा है ये पर्सन मेरे मैटर से आया है, कोई साथ वाले आप लोग मतलब चर्चा करते हो उनके कोई अलग नोट्स हो कोई दूसरी कोचिंग से, तो ऐसा नहीं है वो पढ़ लो अपने वाले छोड़ दिए। ऐसे 1-2% से कुछ नहीं होता है, जो खुद का मैटर है वही पढ़ें, उसके ऊपर विश्वास करें। दूसरा, आप जहाँ भी बैठते हो चर्चाएं करते हो, आप लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होगी वहाँ मतलब जैसे आप सिक्कर या जयपुर बीकानेर कहीं भी हो, बाड़मेर वगैरह, तो आप वहाँ जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले गए हो, तो वहाँ पे कहीं दूर दूर से आए हज़ारों हुए लोग हैं, और सभी के विचार अलग अलग होते हैं। वो कुछ ऐसी बात कह देंगे जिसका आपका मतलब पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा, तो उस पर ध्यान उसको नहीं देना कैसे आपको। कम प्रभावी बनाए, प्रभाव तो पड़ेगा, ये बात है, वो कहेगा कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। बस जब बचना है उन चीज़ों से, मेन यही है, क्योंकि आपकी तैयारी पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। मार्केट में जो बातें चलती है आसपास की, उन बातों का आप ज़्यादातर इग्नोर ही करें। और तीसरी बात ये है कि अभी तक आप लोगों ने किसी ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो अभी एक बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, अभी भी टाइम है, कर हाँ, सकते हो। अभी आप एक बार जिसने सिलेबस कर लिया है पूरा, तो वो तो फुल सिलेबस के अनुसार टेस्ट दें, 4-5 टेस्ट पूरे सिलेबस के निकाल लें। बाकी अभी भी जिन्होंने नई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो वो ज्वाइन कर ले, एक बार टॉपिक वाइज के हिसाब से टेस्ट सीरीज निकाल ले, फिर थोड़े 2-4 टेस्ट फुल सिलेबस के भी दे लें। और राजस्थान में ये लगभग 3 चल रही है टेस्ट सीरीज मुख्य रूप से जो मार्केट में चलती है। एक कलाम चलती है, एक चलती है बाड़मेर वाली गणपत सिंह सर की, और एक उत्कर्ष की। उत्कर्ष तो की। तीनों ही ठीक है, बाकी इसमें कम कोई ज़्यादा से भी होता रहता join है, कर सकते बाकी हो आप आप अपने लोग। हिसाब से कर सकते। जैसे ऐसे भी होता है कि जो बाड़मेर का है और सिक्कर जाके ज्वाइन कर रहा है, ऐसे नहीं, आप अपनी व्यवस्था वहाँ अच्छी है तो वहाँ भी करो। और आजकल तो ये हो रहा है कि वो अलग अलग सेंटर में अलग अलग जिलों में जाकर ऑफलाइन और स्टार्ट वो कर भी रहे हो हैं, गई पर टेस्ट देने जरूर है, प्रैक्टिस। और हो सके तो ऑनलाइन से बचो, सिर्फ ऑफलाइन ही टेस्ट दो। हाँ, जहाँ हमारा मान तो तक वही है। पॉसिबल है, आप लोग संसाधन है आप लोगों के पास, तो ऑफलाइन टेस्ट ही ज्वाइन करें, क्योंकि उससे एक तो आपको 2-3 चीज़ों का फ़ायदा होगा। पहला कि मतलब फिजिकल रूप से आपके पास पेपर आएगा वो, और आपको फीलिंग वो हॉल में एग्ज़ाम हॉल में बैठते हुए वैसी फीलिंग आएगी। दूसरा, जब आप OMR में जो गोले भरोगे उसकी भी आपकी प्रैक्टिस होगी, गलत चांस होना कम हो जाए वहाँ पे। गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। तीसरा, किस प्रकार एग्ज़ाम मतलब पेपर को अटेंड करना चाहिए, वो भी उससे फ़ायदा मिलेगा। एक तो आप ऑनलाइन दे रहे हैं, तो ऑनलाइन में क्या है, आप घर बैठ के दे रहे हो, पास में किताबें पड़ी होगी, देख के भाई रैंक के लिए हाँ ये पर्सन नहीं आ रहे, देख लो यहाँ से टिक लगा एक दो। रेगुलरिटी बनी रहती है। हाँ, और एक वहाँ पे एक अच्छी तरह से रियलिटी पता चलती है कि कितने लोग पानी में हैं, कितने लोग बाहर हैं। मतलब आसपास का माहौल देखोगे ना,
कुछ लोग तो ऐसे हैं मतलब वो पता नहीं क्यों टेस्ट ज्वाइन कर रखी है, हमें लगेगा कि यार इससे कंपटीशन है हमारा, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और कभी कभी थोड़ा डर भी लगेगा कि यार इनसे कंपटीशन है, ये तो बहुत खतरनाक है, तब वहाँ जाकर पता चलेगा कि हम भी अपना इस कंपटीशन में अस्तित्व रखते हैं। तो आप नो टेंशन होकर ज्वाइन करिए कोई भी टेस्ट चीज़, और हो सके तो और गाइडेंस करने का प्रयास करेंगे आगे भी। देखो मोटी मोटी बातें हम लोगों ने बता दी है, टू द पॉइंट जो सिलेबस में लिख रखा है उसी के अनुसार हमने बताई है, तो आप ये चीज़ अच्छे से पढ़े। बाकी आप लोगों को लगे कई टॉपिक ऐसे हो जिनके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, हम लोग प्रयास करेंगे, पूरा तो नहीं होगा, बाकी कई वीडियो के ऊपर प्रयास कर सकते हैं, हमने जैसे पढ़ी वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकते हैं, तो आप कमेंट कर देना किस टॉपिक पर। ऐसा नहीं है राजस्थान के लोक देवता पर इनके ऊपर सारी जगह मिले कोई नहीं वीडियो बनाएगा, जैसे इकोनॉमिक्स के पार्ट है या जियोग्राफी के पार्ट है उनके ऊपर पढ़ना हो तो वो बना सकते हैं, ये सारी वीडियो लेकर नहीं आ सकते। लेकिन जिस हिसाब से हमने ये इस वीडियो में स्ट्रेटेजी बताई है उस हिसाब से आप ना इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अभी भी टाइम रहते मतलब 2-3 महीने हैं, आप इस मास में इसमें आप ज़्यादा हम कहते नहीं है मतलब आप 75 क्वेश्चन तैयार कर सकते हो आराम से, 75% आपके आराम से, और ये आपको मतलब सही हो जाएंगे। बहुत शानदार स्कोर है, ऐसा नहीं कि आप 80+ कॉम्पिटिशन। हाँ जो अपने साथ जो रैंकर्स थे उनके यही थे, मतलब किसी के 75 हो रहे थे कि 77 हो रहे थे, ऐसा नहीं कोई 80+ चला गया, वैसे नहीं मिलेंगे। हम ये आप भूल ही गए, जैसे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर थोड़ा मैनेज करना, तो इसको कितना टाइम दिया जाए, मतलब एक जनरली तैयारी कर रहा है तो उस हिसाब से तो देखो फर्स्ट पेपर को कम से कम आप डेली 3 घंटे तो कम से कम दो, फर्स्ट पेपर को 3-3.5 घंटे, जैसे 1 घंटा तो आप साइको पढ़ो डेली, पढ़ने से डेली है साइको तो 20% आ रहे हैं वहाँ से। फिर करंट ज़्यादा नहीं पढ़ने, करंट 15-20 मिनट पढ़ लो डेली, जैसे मंथ वाइज है ना 15-20 मिनट पढ़ लो, फिर 2-2.5 घंटे बचते हैं उनमें आप एक जैसे पोर्शन लेकर चल लो, राजस्थान की जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो राजस्थान जियोग्राफी कंप्लीट कर लो, फिर कल्चर ले लो, फिर इंडिया का ले लो, ऐसे तो 3 घंटे कम से कम देनी है, 3-3.5 घंटे। फिर बाकी जो समय आपको बच गया 5-6 घंटे वो आप सब्जेक्ट पढ़ो, ऐसे साथ चलते रहोगे, दोनों चीज़ें साथ में चलती रहेगी और विश्वास भी आएगा आप लोग दोनों पेपरों में। कई बार क्या होता है एक पेपर को ज़्यादा पढ़े एक को कम पढ़े तो फिर मतलब विश्वास नहीं रहता है कि इसमें कम % हो रहे हैं सही, इसमें ढंग से नहीं हो रहे, तो दोनों को साथ लेकर चलो। और सेकंड पेपर की स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले ये आप देखिए और अच्छे से तैयार करिए, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस जो होगा अच्छा होगा, इसमें नहीं तो आगे वाले में तो होगा जनरल पेपर में। तो अभी से तैयारी अच्छे से रखो, जो मैटर आप लोग पढ़ रहे हो उस पर विश्वास करें, अच्छे से पढ़ते रहें, एग्जाम सभी का अच्छा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्त मुझे पता है इसमें कमेंट करेंगे क्योंकि उन्होंने वो पहले से परिचित नहीं है, इस वीडियो के माध्यम से नए लोग भी परिचित होंगे, स्ट्रेटेजी सर्च करेंगे ये वीडियो आएगा। तो आप SST के लिए हम दोनों ही हैं इस वीडियो में, और इनका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, और तो इसमें पूरे मैटर के बारे में चर्चा की गई, काफ़ी मतलब 30-35 मिनट का वीडियो है, बहुत शानदार अच्छी तरह से बताया गया है, और उसमें किसी का प्रमोशन नहीं किया गया है, नाम लिया गया है, कौन सी किताब पढ़ी, कैसे पढ़ी, कितने टाइम पढ़ी, कहाँ पे रहकर पढ़ेगी, सब कुछ दिए रखा है। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो, और हो सके तो वो मैटर पढ़ सकते हो आप, विश्वास करके मैटर के बारे में वहाँ से पता चल जाएगा हमने कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताबें पढ़ी। ऐसा नहीं है किसी एक कोचिंग का नाम ले लिया, एक पब्लिकेशन का नाम ले लिया, हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वही आप लोगों को बताई है, तो पीछे का वीडियो है उसमें आप देख सकते हो सारी चीज़ें। और इसमें सिर्फ कैसे पढ़ना है और कम टाइम में कैसे आउटपुट ज़्यादा दे सकते वही दिया गया है, बाकी मैटर के बारे में उस वीडियो में चर्चा की गई है, तो आप वहाँ जाके नो टेंशन होकर देख सकते हो।